इंट्रोडक्शन ऑफ एवोल्यूशन में हम लोगों ने ये समझना है कि जो हमारा चैप्टर है 24, इसका एक तो लिंक है या पेयरिंग है विद चैप्टर नंबर 17, जो कि आप लोगों को मुश्किल चैप्टर लगता है हार्मोन्स वाला। एज सच वो है नहीं है, उसमें से सवाल बड़े आसान आते हैं। या तो रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी आ जाता है, या थायराइड आ जाता है, या साइनेप्सिस आ जाती है, या कंपैरिजन ऑफ जो है वो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम आ जाता है। दैट्स इट, वो आसान है। चलें, आपकी क्लास के लिए आज से बेशक वो मुश्किल हो रहा हो आपको, आपने पहली बार पढ़ा है, लेकिन उसका पेयरिंग जो है वो 24 के साथ बनता है। 24 जो है इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट, और इसमें जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी। तो चैप्टर 24 जो है, इसमें हम लोग ने सबसे पहले आज पढ़ना है एवोल्यूशन क्या है। मेरे मुताबिक एवोल्यूशन जो है वो तब्दील होना, चेंज आना। किस में चेंज आना? भाई आज मेरे घर का पेंट वाइट है, तो 10 साल बाद जो है वो मैं इसे ब्लू करवा लूंगा, तो ये एवोल्यूशन है? नो, दिस इज नॉट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की हमेशा बात होती है चेंज विद द टाइम, जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज है, जो ग्रेजुअल चेंज है। ठीक है। तो आप ये कह लो कि पहले घर का रंग जो है वो वाइट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों में ऑफ वाइट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्लू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लू हो गया। ठीक है। तो ये चेंज जो है, ये मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। ये चेंज दरअसल जानदारों की जिंदगियों में आने वाला चेंज है। और इस चेंज से सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, इस चेंज से ये हुआ कि हमने अपने बाल खो दिए। बंदर की तरह हमारे जिस्म पे भी बाल होते थे, वो बाल हमने खो दिए। दिस इज द एवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है। हमारी टेल होती थी, नाउ वी डोंट हैव टेल, दिस इज एन एवोल्यूशन। ठीक है, ये एवोल्यूशन है। ठीक है। आपके जो है वो नेल्स होते थे, यू हैव लॉन्ग केनाइन, आपके लंबे लंबे दांत होते थे, वो सारे आप लोगों के जो हैं वो एवोल्यूशनरी तौर पे आस्ता आस्ता खत्म हो गए हैं। तो ये जो है एवोल्यूशन, आप इसे एवोल्यूशन कह सकते हो। यस, दिस इज एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन जो है यहाँ से हमने किस तरह से समझना है? एवोल्यूशन जो है ये हमेशा से क्वेश्चन रहा है, साइंस के लिए भी, बच्चों के लिए भी, साइंस पढ़ने वालों के लिए भी, कि जमीन कब बनी? पहला सवाल, हाउ लॉन्ग लाइफ हैज बीन ऑन अर्थ, जमीन पे जिंदगी कब से आई, जमीन कब बनी? और अगर जमीन बनी या जमीन कब आई, जिंदगी कब आई, ये सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, तो फिर हमारा सवाल ये रह जाता है कि फिर जिंदगी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई है, आप लोगों को मैंने शेयर भी की उसमें आप लोगों के लिंक के साथ। तो वो एक रवायती पिक्चर है जो दिखाई जाती है ज़्यादातर। मैं उसे यहाँ पे मिल जाए अगर मुझे, हियर इट इज़। तो चले, ये तो एक फनियर फैक्ट था, और साथ में जो है वो थोड़ा सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी था। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ज़्यादातर एवोल्यूशन इस तरह से बताई जाती है, और हम छोटी क्लासेस में भी यही बताते हैं कि फिश से जो है वो एम्फीबियन बने, मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा। एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से फिर कुछ रेप्टाइल जो है वो मैमल की तरफ आ गए, और कुछ रेप्टाइल जो है वो चले गए बर्ड्स की तरफ। ठीक है। तो ये एवोल्यूशन आपको हमेशा सिखाई जाती है। ठीक है। लेकिन एवोल्यूशन जो है, अब इसको भी लेके दो नजरिए हैं हमारे पास। ठीक है। एवोल्यूशन को लेकर कौन से दो नजरिए हैं? ज्यादातर जब भी एवोल्यूशन की बात आती है तो हमारे जहन में डार्विन चचा का नाम आ जाता है। ठीक है, इमीडिएटली, फौरी तौर पे। लेकिन ऐसा नहीं है, डार्विन से पहले भी कई साइंटिस्ट थे जो एवोल्यूशन पे बात करते थे। हाँ, डार्विन ने ज्यादा हकाइक के साथ बात की थी। ठीक है, डार्विन ने जो है वो ज्यादा एविडेंस दिए थे। ठीक है, ही वाज द वन ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। इस वजह से जो है इसका नाम ज्यादा गूंजता है एवोल्यूशन की जब भी बात होती है। ही आल्सो प्रपोज द मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन, उसने बताया कि एवोल्यूशन होती कैसे है। ठीक है। तो सिर्फ आइडिया तक महदूद नहीं रहा, उसे इसने उसके बारे में एविडेंस भी दिए। दैट्स वाई हम ज्यादातर जो है एवोल्यूशन के बारे में डार्विन का जिक्र सुनते हैं। अब हम चलते हैं अर्ली कॉन्सेप्ट जो है वो एवोल्यूशन के क्या थे। यहां से आप लोगों को सवाल आएगा, व्हाट वाज टू स्कूल ऑफ थॉट रिलेटेड टू लाइफ बिगिनिंग ऑन द प्लेनेट अर्थ। ठीक है, आप यहाँ पे सवाल यहाँ से निकाल सकते हो। सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बन जाएगा, टू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज इन द अर्लियर। ठीक है, कौन से दो स्कूल ऑफ थॉट थे रिलेटेड टू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, इसको लेके कौन से दो आपके पास थ्योरीज थी? तो पहली थ्योरी थी हमारे पास, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसे जितने भी लोग जो किसी भी मजहब को मानते हैं, जिस तरह मजहब जो है क्रिश्चियनिटी है, अगर मुसल इस्लाम है, तो दोनों के जो मानने वाले हैं वो ज्यादातर स्पेशल थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं, जिसका मतलब है कि हर जानदार जो है वो अपनी असल हालत में पैदा हुआ था, जोड़े की फॉर्म में पैदा हुआ था। ठीक है, हर नस्ल जो है वो जोड़े की फॉर्म में अल्लाह ताला ने पैदा कर दी थी, जो कि बिल्कुल यकीनी तौर पे इसी तरह से है। और इस आइडिया को जो है वो मानते थे कई तरह के साइंटिस्ट जो हैं।
ठीक है, जिसके अंदर शामिल है आपके पास कार्लस लीनियस। आप लोग कहोगे सर ये तो साइंटिस्ट है, और साइंटिस्ट लोग तो मानते ही नहीं एवोल्यूशन को। वो तो मानते ही एवोल्यूशन को है, वो तो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। तो भाई याद रखें, कार्लियस लीनियस जो है, ही वाज अ क्रिश्चियन, और ये जो है वो अकायद के पक्के थे ये लोग। तो जिस तरह हम लोग आज मानते हैं कि अल्लाह ताला ने जानदारों को पैदा किया, इसी तरह इन लोगों का भी मानना था कि जानदार जो है वो जोड़े की फॉर्म में स्पेशली क्रिएटेड किए गए हैं, स्पेशल क्रिएशन की तरफ से। लेकिन दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था, जिसे यहाँ से मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, उसे कहते हैं बेटा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। के कुदरत ने जानदारों को पहले पैदा किया। ठीक है, एक एक जानदार को पैदा कर दिया, लाइक इट्स अ फिश। ठीक है, ये फिश एक पैदा हो, कई सारी फिश पैदा होंगी। उनमें से एक फिश को जो है वो नेचर नेचर ने सेलेक्ट किया, उसके माहौल ने। और वो फिश जो है वो इस काबल हुई कि वो जमीन पे आई। फिर उस फिश में से किसी एक को सेलेक्ट किया तो वो आपके पास जो है वो रेप्टाइल बना, उसमें से किसी को सेलेक्ट किया तो वो मैमल बना, कोई बर्ड बना। तो इट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर जो है वो जानदारों को सेलेक्ट करती है, फिर वो आगे ग्रो करते हैं। और ये आइडिया के मानने वाले ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो है लाइफ जो है वो फ्रॉम अ सिंगल सेल स्टार्ट हुई थी। वो सिंगल सेल फिर आगे जो है पहले प्रोकैरियोट था, फिर यूकैरियोट में कन्वर्ट हुआ। फिर वो यूकैरियोटिक सेल बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर एक फॉर्म में वो फिश बन गया। फिश से फिर एम्फीबियन, एम्फीबियन से रेप्टाइल, देन बर्ड्स एंड मैमल। ठीक है। तो ये हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट थे, स्कूल ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड स्कूल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इनको मानने वालों को अगर देखें तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में कार्लस लीनियस भी है, और जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है उसमें जितने भी एवोल्यूशन को मानने वाले जानदार थे, साइंटिस्ट थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेबल आगे आता है, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर एमसीक्यूज पोर्शन। इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। यानी लीनियस क्यों मशहूर था, लीनियस ने क्या प्रोवाइड किया, इसका काम क्या था, ये अचीवमेंट आती है आपको, लामार्क, मैल्थस। ठीक है। मैं यहाँ से दो की तरफ इशारा करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपने सारे हैं और आपको सारे खुद ही समझ आएंगे। ठीक है। पहला है बेटा, जो आपको मैं जिसकी तरफ इशारा करवाना चाह रहा हूँ, वो है डार्विन। डार्विन जो हैं, ये फोत हो रहे हैं 1882 में। और 1882 में मेंडल पैदा हो रहे हैं। एक तो मैं इस बात की तरफ इशारा आपका करवाना चाहता हूँ। दूसरा, मेंडल के साथ साथ जिस बंदे का काम है एवोल्यूशन, सॉरी डार्विन के साथ साथ, वो है वेलेस। ठीक है, एडोल्फ वेलेस, इनका काम है। ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, इनका काम है बेटा जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इसमें एवोल्यूशन में। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप ये सारी बातें पढ़ोगे तो आप क्यूवियर के बारे में पढ़ोगे। ही वॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसने पैलियंटोलॉजी, यानी पैलियंटोलॉजी फॉसिल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और हमें बताया। एंड अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रोफिज्म। व्हाट इज कैटास्ट्रोफिज्म? कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं अचानक से कोई घटना हो जाना, जिससे जो है वो बहुत बड़ा हमारे पास जो है वो एक इवेंट सामने है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े मीटियोराइट्स जो हैं, वो आके टकराए थे जमीन को, जिससे डायनासोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। दिस इज अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट था। एंड एनी टाइप ऑफ इवेंट दैट ब्रिंग्स अ सडन चेंज एंड वेरी ग्रेट एंड बिग चेंज, तो हम उसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक चेंज आया। ठीक है। हम कहते हैं जी मीटियोराइट टकराया और डायनासोर मर गए, और अर्थ जो है वो बिल्कुल जो है वो एक नई जिंदगी के साथ दोबारा उभरी। दिस इज अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। आज जल्जला आ जाए, ठीक है, अल्लाह माफ करे, और जल्जले के बाद जो है वो सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए और फिर एक नई दुनिया का आगाज हो, दिस इज कैटास्ट्रोफिक इवेंट। ठीक है, तो ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट के मुताबिक जो है उसने बताया एवोल्यूशन कैसे हुई। ये हो गया आपके एमसीक्यूज के लिए। अब हम चलते हैं आगे। हमारी बात होने जा रही है बेटा अब लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई उस पे। ठीक है, आपने इसको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो पैराग्राफ को, लेकिन जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसे जहन में रखना है। तो आपकी पहली यहां से, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है। अब हाउ यूकैरियोट इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट, यहाँ पे सवाल लिख लो, मैं भी जल्दी से लिख देता हूँ। हाउ यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट से कैसे मार्जे वजूद में आए। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि साइंटिस्ट का यही कहना था ना, कि दुनिया में पहला सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक था, उससे फिर यूकैरियोट आपके सामने आए। अब ये हमने डिस्कशन करनी है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जिंदगी का आगाज जो है वो हुआ हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। वेंट कहते हैं किसी भी ऐसे सुराख को, किसी भी ऐसे ओपनिंग को जहां से जो है वो हवा या पानी गुजरा हो, हाइड्रोथर्मल।
हाइड्रो पानी के, थर्मल गर्म पानी के चश्मे, वेंट। अब ये क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं इसे, दीज आर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। और ये आपको सब मरीन में बैठ के स्पेशल किस्म की, फिर आपको जाना पड़ेगा नीचे समुंदर की तह में, बहुत नीचे, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ अंधेरा है। वहां जमीन फटी हुई है और जमीन के अंदर से इस तरह से गर्म पानी निकल रहा है विद सम वॉल्केनिक eruption लाइक, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये उन्होंने कोई डिवाइस भी लगाई हुई है टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए नीचे जाके, अंग्रेजों ने। तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, यहाँ से जिंदगी का कहा जाता है जी आगाज हुआ था। यहाँ से जो है ऐसे बैक्टीरिया जो है आपको मिलते हैं यहाँ पे, जो दुनिया के बनने की, जब दुनिया मार्स से वजूद में आई थी तब से उनका जो है वो यहाँ पे वजूद मौजूद है, ठीक है, उनकी एज जो है वो इतनी पुरानी है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में कहा जाता है जिंदगी का आगाज यहाँ पे हुआ, यहाँ पहला प्रोकैरियोट जो है वो आपके सामने आया, ठीक है। होप यू गाइस आर सीइंग दिस इन योर स्क्रीन या ऑन योर स्क्रीन। हमारे पास जो है उसके बाद ये काम कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा वहां हमें मिले थे आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया को कहते हैं, और उन्होंने ही जिंदगी का आगाज किया। हालांकि वहां पे टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो 120 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा हैं और खुश हैं और डिवाइड कर रहे हैं, दे कैन टॉलरेट दिस टेम्परेचर। तो लाइफ जो है वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे स्टार्ट हुई थी। अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे स्टार्ट हुई थी, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट हुई थी वो जरा आप हमें बता सकते हैं। वो कहता है शुरू में जो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हो रहे थे ना प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में, पुराने इन्वायरमेंट में, वो बड़े कम थे, लिमिटेड थे। शुरुआती जिंदगी को सिर्फ वो हेल्प कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे एक प्रोकैरियोट सेल ने एडवांस होना है और न्यू सेल बनाने हैं उसने, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी लेना। तो फिर उसने एक नया तरीका सीखा, वो है फोटोसिंथेसिस करना। यानी उस सेल ने पहले जो अपने इन्वायरमेंट से थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट ले रहा था, फिर उसने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया, और ताकि वो जो है डिविंडलिंग सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो हासिल कर सके, ठीक है। और शुरू शुरू में जैसे आज हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट यूज करते हैं, हम तो प्लांट्स को खाते हैं भाई, तो प्लांट यूज करते हैं वाटर को फॉर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन शुरुआती जो जानदार थे जो फोटोसिंथेटिक थे, दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते थे फॉर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बाद में जो है यहाँ पे उसने लिखा है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना सके, ठीक है। तो ये लिबरेट करते थे, निकालते थे। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे तो खारिज भी सल्फर गैस होगी, जिससे आपका इन्वायरमेंट जो है ये काफी जो है ये हो चुका था, आपके पास जो है वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट हो चुका था सल्फर की वजह से। बाद में जब उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय वाटर का इस्तेमाल शुरू किया और ऑक्सीजन को लिबरेट यानी खारिज करना शुरू किया, तो फिर हमारे पास पूरे इन्वायरमेंट में ऊपर जो है वो ओजोन लेयर बन गई, एटमॉस्फेयर में ऊपर। जब ओजोन लेयर बनी जिसने जमीन को ढक लिया, तो कई किस्म की जो है वो खतरनाक शुआएं वो आना बंद हुई ओजोन की वजह से जो है। जी, ओजोन की वजह से जो है वो आपको काफी जो है वो सहूलत भी मिली। अब ओजोन ने पूरी दुनिया को जो है वो अपने घेरे में लिया हुआ है, तो ओजोन की वजह से अब जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो बाहर नहीं जाएगी और अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाएगी, जिससे आपका आपका इन्वायरमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया और जानदारों के रहने के काबिल बना लिया आपने इसे, ठीक है। ये सारा वारदात जो है ये 420 मिलियन साल पहले हुई है। अब 420 मिलियन साल पहले जो है आपके पास यहाँ पे आपने नोट करना है अबाउट 420 मिलियन ईयर अगो इनफ ओजोन बन चुकी थी जिससे लाइफ जो है वो पॉसिबल हुई जमीन पे, ठीक है। फर्स्ट सेल जो है वो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल था, जो कि 305 बिलियन साल पहले आया। और पहला यूकैरियोटिक सेल जो है वो 1.5 बिलियन साल पहले आता है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। अब सवाल ये है जो मैं बार बार आपके सामने दोहरा रहा हूं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना है, ये कैसे बना है, सवाल ये है आपके पास, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब इसके पीछे थ्योरी है जो आप लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी करनी है और शॉर्ट के लिए भी। तो थ्योरी को बेटा हम लोग कहते हैं देयर आर टू थ्योरीज, एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस वन इज, एंड सेकंड वन इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ उसका जिक्र नहीं, अगले पेज पे होगा, हम आगे चलते हैं। ये आपके पास दो थ्योरीज हैं। एक है बेटा हमारे पास जो है
एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, दूसरी है सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। ये आपके पास दो थ्योरीज हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी करनी है। अब इनका बताने का क्या तरीकाकार है, मैं आपको पहले ना मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन जो है ना वो समझाता हूँ, फिर हम बड़े मजे की दूसरी हाइपोथेसिस जो है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो, आपने ना सिर्फ अपने राइट साइड वाली को देखना है डायग्राम को। चले मैं ऐसे कर देता हूँ। ये ना आपने देखना है यहाँ पे, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये बेटा उसके पास ना उसका डीएनए है। ठीक है, ये बड़े गौर से अब आपने देखना है। ठीक है, जरा अच्छे तरीके से, जितने एनर्जेटिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ उतने एनर्जेटिक तरीके से समझना है। ये है जनाब इस भाई का डीएनए। ये प्रोकैरियोटिक सेल था पुराना, डीएनए। चल, ये डीएनए जो है, इस प्रोकैरियोटिक सेल ने अपने डीएनए की बनाई कॉपी। तो ये देखो, ये एक था। ठीक है, एक से आप देख रहे हो इसका डीएनए, जिसे आप जीनोम भी कह सकते हो। जीनोम कहते हैं मुकम्मल जो आपका डीएनए होता है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सारे जीन्स हैं। तो ये देखो, उसने इसकी तीन कॉपियां बना ली। ठीक है, बना ली। अब क्या करेगा, अब ये भाई साहब इन तीन को निगल लेंगे, तीन कॉपीज को। आप देख रहे हो उसने अपनी मेम्ब्रेन को जो है वो इन्वेजिनेट किया है, मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ उसने पुश किया है। और पुश करने के बाद जनाब वो क्या कर रहा है, उसने अपने इस जीनोम को जो यहाँ पे मौजूद था, ये वाला जीनोम, उसे कवर कर लिया है इस तरह से। और कवर करने के बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसे बिल्कुल अपने ही सेल के अंदर बंद कर देता है। ठीक है, ये इसका जो मेन जीनोम है, जो शुरू वाला डीएनए था जिसकी कॉपी की गई थी, ये वाला। ठीक है, ये भी और बाकी तीनों भी अलग अलग से कवर हो जाते हैं। तो आप देखो, ये जो आपका कवर हुआ था, एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ठीक है, एक जो है वो आपके पास उसका न्यूक्लियस बन गया, दिस विल बिकम इट्स न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में न्यूक्लियस का ही तो फर्क है। ठीक है, तो वन बिकम न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इट विल बिकम क्लोरोप्लास्ट। ये उसका जो है वो जनाब क्लोरोप्लास्ट बन गया। ठीक है, तो एक आपके पास जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोटिक सेल। हाउ इज दिस पॉसिबल। आपका ये जो मेन जो आपका जीनोम था जो इसके अंदर मौजूद था, वो तो वैसे का वैसा ही रहा। वो जीनोम की कॉपियां जो अलैदा से यहाँ पे तैयार की गई थी, उनमें से मैक्सिमम पोर्शन डीएनए का उड़ा दिया गया, जीन का। और सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन बाकी रखा गया। उस पोर्शन की वजह से आपकी ये ऑर्गेनेली जो है वो सामने आपके माइटोकॉन्ड्रिया बनी, और एक आपके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट बनी। इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। सेल ने अपनी मेम्ब्रेन को ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके जो है वो न्यू ऑर्गेनेलीज बनाई। सो आवर प्रोकैरियोटिक सेल इज कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है। इसे आप ऊपर से करोगे, पैराग्राफ नंबर 2 जो है आपका पेज पे, ये सारा आपका मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस के बारे में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, वो है हमारे पास एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। अब एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस क्या कहती है, आई वांट टू टेल यू और गाइड यू इन अ वेरी वे, और थोड़ा सा मैं अट्रैक्टिव वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास जो है ये बड़ा सारा आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपके पास जो है एक एक आर्म सेल है, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल ही। फर्क क्या है दोनों में। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस कहती है कि ये जो सेल है बड़े वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये सेल बेसिकली एनएरोबिक था। ठीक है, और ये छोटे छोटे सेल एरोबिक थे, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दे कैन परफॉर्म अदर एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भाई साहब कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस बड़े सारे सेल ने छोटे छोटे सेल को निगल लिया। जैसे ये सेल जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी पैदा कर सकता है, खुद ये एनएरोबिक है, और किसी एरोबिक सेल को ये खाने की गर्ज से अपने अंदर निगल लिया इसने। ये देखो, इसने अपने अंदर ले गया। लेकिन हुआ क्या, बजाय इसके वो छोटा सा जानदार, वो छोटा सा सेल इसके अंदर जाके डाइजेस्ट होता, वो इसके अंदर जाके जिंदा रहा। और जिंदा रह के वो अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन करनी उसने शुरू कर दी। इस सेल ने जब देखा कि मेरे पास जो है ये एक एरोबिक सेल आ गया मेरी बॉडी में, और अब मुझे खुद से एनर्जी नहीं पैदा करनी पड़ रही, वो मेरे लिए एनर्जी पैदा कर रहा है, तो इस तरह इसने, जैसे ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया बन गया फ्यूचर का इसके लिए। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पैदा करता है, तो इसने एक और सेल को निगल लिया। ठीक है,
जो फोटोसिंथेसिस करता था, विच एक्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली जब एक प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटे छोटे न्यू सेल्स को जो है वो अपने अंदर जो है इनगुल्फ कर लिया, निगल लिया, तो बेटा वो उसके अंदर जो है आके न्यू फंक्शन करना शुरू कर गए। माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया अलग से पहले एक सेल था पूरे का पूरा, और क्लोरोप्लास्ट भी एक पूरे का पूरा सेल था। इसे प्रोकैरियोटिक सेल ने निगल लिया और अब वो उसकी ऑर्गेनेली बन के रह रहे हैं। नाउ इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। अब आपकी बुक से समझते हैं इसे। आपकी बुक कहती है यहाँ पे, वो कहती है कि एक सेल था प्रोकैरियोटिक सेल, अमीबा शेप का। उसने सबसे पहले आर्कियोबैक्टीरिया जो है उसे निगल लिया। आर्कियोबैक्टीरिया जो है दे कैन परफॉर्म मैनी अदर रिएक्शंस। तो जब उसकी बॉडी में गए तो उन्होंने रिएक्शन शुरू कर दिए, तो उसको एनर्जी मिलना शुरू हो गई। फिर उसने स्पायरोकीट, आपने चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, स्पायरोकीट जो है ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, उन्हें निगल लिया। वो इसकी आके दुम बन गए, यानी प्रोकैरियोट सेल की फ्लैजेला बन गए। फिर इसने साइनोबैक्टीरिया को, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें निगल लिया। तो ये सेल जो प्रोकैरियोट था, दूसरे सेल्स को खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये यूकैरियोट की तरफ कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। वी हैव टू हाइपोथेसिस देयर, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस एंड एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। ठीक है जी। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो सिर्फ एक क्वेश्चन मैं लूंगा, वो मुझे सवाल का जवाब देना, फिर उसके बाद हम आगे बात स्टार्ट करेंगे जी। एनीवन? एनीवन, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? बेटा स्टिल इफ यू हैव डोंट, इफ यू हैव नो क्वेश्चन, आपको फिर भी मुझे बताना पड़ेगा ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। सर जो फिगर बी है ना इसका रिपीट कर दें। हाजरा, व्हाट डू यू वांट टू से? सर यही कह रही हूँ कि रिपीट कर दें फिगर 2 जो आपने बताया। फिगर टू एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस? एंडोसिम्बायोन हाइपोथेसिस। Endosymbiote hypothesis. There is another way to describe about endosymbiote hypothesis. तो इमेजिन करें कि मेरा छोटा भाई है, ठीक है, वैसे तो नहीं है, तो मेरा छोटा भाई है जो कि काम करता है घर के सारे, मैं कोई काम नहीं करता। तो मैं अपने छोटे भाई को निगल लूंगा, अब उसकी वजह से मैं काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो नाउ दिस दिस विल बिकम पार्ट ऑफ माय बॉडी। इसी तरह एक प्रोकैरियोटिक सेल था जो कुछ भी नहीं था करता, ठीक है, जो दूसरे जानदारों को बस खाता था। इसने निगल लिया एक ऐसी सेल को जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जब उसे निगल लिया तो ये भी फोटोसिंथेसिस करने लग गया। इसने कहा तो बड़ी मजे की बात है। इसी तरह जब स्पाइरोकीट को निगला तो बेटा ये इसकी दुम बन गया और इसको मूव करने में मदद देने लगा। एरोबिक बैक्टीरिया को जब इसने अपने अंदर जो है वो इनगल्फ किया, तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करते थे, तो ये एनएरोबिक से एरोबिक में शिफ्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडिफाई हो चुका। ये आपके पास, दिस इज हाउ प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्टेड इनटू यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास यहाँ से ये वाला शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद हम चलते हैं हमारे आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन की तरफ। एवोल्यूशन की तरफ जाते ही हम सबसे पहले बात करते हैं डार्विन से पहले जिन्होंने बात की, जिनका नाम था लामार्क, जेन बेप्सिड लामार्क। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आपने इनका जिक्र पढ़ा है। जेन सर बेप्सिड जब वो लामार्क। जी प्लीज। सेल को जब वो निगल लेगा सेल को तो वो उसके अंदर अलाइव कैसे रह रहा है, उसके ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे कहा जाता है ये चांस इवेंट है। निगलना था उसने, लेकिन वो उसे निगल के डाइजेस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर ही रहा और अपने फंक्शन परफॉर्म करता रहा। ठीक है, एवोल्यूशन कहानी शरीफ है। ठीक है, ये थ्योरी है, उसने बस आपको बताना है, कहीं कहीं एविडेंस देगा आपको। ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी ओके। है कि वो इसके अंदर अलाइव रहा। सर इन दोनों हाइपोथेसिस में से ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है? फॉर माई ओपिनियन अगर आप पूछो तो मुझे तो ज्यादा जो है वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन जो है वो समझ आती है। ठीक है, लेकिन अगर हाइपोथेसिस वाइज पूछो तो मुझे ज्यादा वो जो है वो समझ आती है। बाकी इट्स अप टू यू, आपको कौन सी जो है हाइपोथेसिस है ना, जो मर्जी जिसे मर्जी जो है वो उसे अडॉप्ट कर ले। सर फिर सब ओके प्रोकैरियोट सर। सेल्स क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? अभी भी सारे प्रोकैरियोट्स क्यों नहीं कन्वर्ट हो गए यूकैरियोट्स में?
सब में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं हुआ? हाँ, ये अच्छा सवाल है ना। इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो कहते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स ने जो है, जिनकी रीच थी यूकैरियो दूसरे जिनकी हैबिट थी खाना दूसरों को, वो खा के प्रोकैरियोट बन गए। और कुछ अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स में आपको मिलते हैं या आज भी आर्कियोबैक्टीरिया मिलते हैं, वो आज भी वैसे ही हैं, बुढ़े पुराने। ठीक है, जो उनके, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह को नहीं छोड़ा, वो आगे मूव नहीं किए। दिस इज कॉल्ड रैंडम, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन ना, कि नेचर ने कुछ को चूज कर लिया आगे बढ़ने के लिए। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जैसे हम कहें कि ओके। मोजिस जो हैं, मूसा जो हैं, उन्होंने जब कहा कि सारे पेड़ आ जाएं जी, मैंने कश्ती बना ली है और सारे जो हैं वो अब आ जाएं, जानवर आ जाएं, तो दुनिया में कितने शेर और शेरनियां होंगे? उनमें से एक ही आया ना आगे। ठीक है, एक जोड़ा ही गया ना, एक हर जानवर का एक एक जोड़ा गया था। तो हम कह सकते हैं दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन को चलो वो तो बात नहीं, उसके इतने मजहबी अकायद नहीं थे, वरना वो अपनी बात इस तरह भी समझा सकता था कि ये नेचुरल सिलेक्शन है। कि जब मूसा ने कहा कि कोई भी जानवर का एक एक जोड़ा जो है, तो अल्लाह ताला ने जिसको सेलेक्ट किया वो नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन वो अल्लाह ताला को इसमें लाना नहीं ना चाहते, वो कहते हैं नेचर ने सेलेक्ट किया। ठीक ओके। है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये हो रही है, नेक्स्ट हम बात करें अगर, टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो सिर्फ एक की बात कर लेते हैं, लामार्क की बात कर लेते हैं। कोशिश करेंगे डार्विन की बात भी हो जाए। लामार्क जो है, इट इज कॉल्ड डार्विन प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर कहते हैं, एक होता है अनसेस्टर, अबावजदाद, एक होता है डिसेंडेंट, जाननशीन, उससे अगला। प्रीडिसेसर जो आपसे पहले हो, जैसे आज मैं टीचर हूं, मेरे से पहले कोई और टीचर था। ठीक है, आज आप स्टूडेंट है, आपसे पहले कोई और स्टूडेंट थे, वो आपके प्रीडिसेसर हैं। तो जैसे डार्विन का नाम बजता है एवोल्यूशन के लिए, वैसे डार्विन से पहले जो प्रीडिसेसर थे जो एवोल्यूशन के लिए या थ्योरीज के लिए जाने जाते थे, उनमें से एक जेन बैप्सिड लामार्क थे। लामार्क जो है, ये एक जू था, सॉरी एक म्यूजियम था, उसका जो इनवर्टिब्रेट सेक्शन था, म्यूजियम में सेक्शन होते हैं कि इधर वर्टिब्रेट पड़े हैं, इधर इनवर्टिब्रेट पड़े हैं, इधर पौधे पड़े हैं। तो इनवर्टिब्रेट सेक्शन के जो है ये इंचार्ज थे। और जब जो है इसने थ्योरी अपनी पेश की, उस साल डार्विन पैदा हो रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि पैदा होते ही उसे बता दिया गया था, वो सिर्फ एक लिंक बना रहा है कि जब जेन बैप्सिड लामार्क ने अपनी थ्योरी दी एवोल्यूशन पे, तो तब डार्विन पैदा हो रहा था, डार्विन वाज बोर्न। ठीक है, अब डार्विन बॉर्न हुआ तो लामार्क जो है, तब उसने क्या, हमारे पास जो पेरिस में एक म्यूजियम में इंचार्ज था, लामार्क ने क्या एक थ्योरी दी। लामार्क का कहना था कि एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, एक्वायर्ड कहते हैं हासिल किए गए, एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, वो करेक्टरिस्टिक्स जो आपने हासिल किए हैं, वो इनहेरिटेड हैं, वो आगे मुंतकिल किए जा सकते हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर मैं आज से जिम जाना शुरू कर दूं और अपनी बॉडी जो है वो मस्कुलर बना लूं काफी, तो मेरे जो बच्चे हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। यानी आज जो है, मैं कोई सन क्रीम अप्लाई करके या कोई भी क्रीम या कोई भी चीज ऐसा केमिकल अप्लाई करके अपनी रंग जो है वो गोरा कर लूं, तो मेरे बच्चे आने वाले जो हैं वो गोरे रंग के होंगे। ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स जो आप अपना लेते हो, एक्वायर्ड करते हो, वो इनहेरिटेड होते हैं, अगली नस्ल में जा सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल थी, ये कहता था कि जो सिल्वर स्मिथ है, जो आपके पास लोहार है, लोहार जो होता है ब्लैक स्मिथ, सॉरी उसे बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, जो है ब्लैक स्मिथ क्योंकि अपने दाहिने बाजू से बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसकी राइट आर्म जो है ये काफी स्ट्रोंग हो जाती है। तो ये कहता है ये एक्वायर्ड करेक्टर है, लेकिन इनहेरिटेड नहीं होता। वो उसने बस अपनी एक तरफ से एक सोच दी। ऐसा तो नहीं ना होता कि जो लोहार का बेटा जब वो पैदा होता है तो उसका दाहिना बाजू बहुत स्ट्रोंग होता है, ठीक है, उठते ही जो है वो एक हाथ से बेड हिला देता है, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा एक्वायर्ड, एक्वायर्ड करेक्टर वाली बात ठीक है, आप कुछ भी करेक्टर एक्वायर्ड कर सकते हो। आज अगर मैं ट्रेनिंग शुरू करूं तो मैं 10 फीट लंबा जंप मारना भी एक्वायर कर सकता हूँ। लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स अगली नस्ल में जो है वो इनहेरिटेड नहीं हो सकता। अब लामार्क सिर्फ इतनी सी बात करता था, वो कहता था जितने भी एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं दे कैन बी इनहेरिटेड। हम पूछते थे अंकल जी किस बेस पे आप कह रहे हैं, तो वो कहते थे ये देखो, लामार्क कहता था ये देखो, जो जिराफ है ना, मेरे मुताबिक जिराफ की गर्दन होती थी छोटी, तब ना जमीन पे पौधे आपको मिल जाते थे, वो चरते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से सब्जा खत्म होता गया और दरख्तों पे कन्वर्ट होता गया, या आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते गए, ऐसी जगह पे चले गए जहां जमीन पे नहीं था सब्जा। तो उन्हें खुराक के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ा। देर इज स्ट्रेचिंग ऑफ नेक इन द जिराफ। और ये एक जिराफ में नहीं हुई, ये जनरेशन इनटू जनरेशन हुई, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी।
करते करते आपके पास टोटल जो आया, इसका टोटल असर आपके पास क्या निकला, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ये देखो। वो लिखता है कि टोटल हमारे पास जो है इवॉल्व ग्रेजुअली एज अ कम्युलेटिव प्रोडक्ट। कम्युलेटिव कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट। आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आई कि मैनी जनरेशन के बाद जो है, जब वो अपनी स्ट्रेच कर रहे थे गर्दन को हायर एंड हायर, तो जिराफ जो है उनकी गर्दनें लंबी हो गई। ठीक है। लेकिन आज हम इस बात को जानते हैं कि जो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर नॉट इनहेरिटेड, ये अगली नस्ल में नहीं जा सकते। एक जिराफ जो है वो अपनी जिंदगी में अपनी गर्दन को खींच के बेशक लंबा कर ले, हम इस पे बहस नहीं करते कर सकता है या नहीं, हम कहते हैं चलो कर लिया। लेकिन अगर वो अपनी गर्दन को लंबा कर भी लेता है तो ये लंबी गर्दन करने का करेक्टर वो अगली नस्ल में नहीं लेके जा सकता। ओनली जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, सिर्फ वो करेक्टरिस्टिक्स अगली नस्ल में भेजे जा सकते हैं जो कि बेटा जीन्स में हो आपके। ठीक है, क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके फिर जर्म सेल्स में जाएंगे, जर्म सेल से वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आगे मुंतकिल होंगे। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स आप कभी भी इनहेरिटेड नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी ऑफ लामार्क या लामार्किज्म के नाम से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। Here we have read about Lamarckism, we have read about endosymbiont hypothesis and membrane invagination hypothesis, and we also have read about two school of thought. One is of theory of natural, one that obey theory of natural selection, and other obey theory of special creation. जो हमारे पास स्पेशल क्रिएशन को मानने वाले थे उन्हें थियोलॉजियन कहा जाता है, थियोलॉजियन कहते हैं मजहबी को। और जो नेचुरल सिलेक्शन वाले थे उन्हें नेचुरलिस्ट या एवोल्यूशनिस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमने आज तक पढ़ा है। आई हैव प्लान्स टू कंप्लीट अबाउट डार्विन थ्योरी आल्सो। लेकिन चलें, डार्विन का जो है हम डार्विन की बात कल करेंगे, मजीद अच्छे बेहतर तरीके से करेंगे। अब तक आपका कोई सवाल है तो यू कैन डिस्कस, फिर हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नाउ यू आर अलाउड टू म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। सर अगर ये क्वाइट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बात आपने बोला ये गलत है, तो फिर ये जिराफ का कैसे, मतलब कि उसने बोला था ना कि इनकी पहले आहिस्ता आहिस्ता गर्दन लंबी हाँ, होती गई, वो कैसे है? जिराफ में जो स्ट्रेचिंग ऑफ नेक आई है, दिस इज ड्यू टू जीन्स, दिस इज जेनेटिकली। ठीक है, ये जेनेटिकली चेंज आया है। जैसे अब आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आजकल के हॉर्सेस हैं, ये एक छोटे से जानदार जो कि फॉक्स जितना था उससे इवॉल्व हुए हैं। अगर हम हॉर्स के पिछले इंसेस्टर को देखें तो हम जाके उसके फॉसिल रिकॉर्ड भी हमें मिलते हैं, हमें पता चलता है ये तो छोटा सा फॉक्स जितना होता था, आजकल ये हॉर्स बन गया है। तो ये जो चेंज आया है ये जेनेटिकली आया है। जो जिराफ में लंबी गर्दन है ये जेनेटिकली आया है साथ साथ। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो मैं ये कह सकता हूं जो डार्विन की, क्योंकि आपने अभी डार्विन के बारे में पढ़ना है। जिराफ पैदा हुए और एक जिराफ था जिसकी गर्दन थी लंबी, कुदरती तौर पे जेनेटिकली। हमारे अंदर भी होता है ना जेनेटिकली, 6 उंगलियां आ जाती हैं कई बार बच्चों में। जेनेटिकली उसकी यस। जनाब थी, एक लंबी गर्दन थी उसकी। हुआ कुछ यूं होगा कि जो आपका सराउंडिंग है वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे सब्जा खत्म हो गया होगा, क्योंकि उसकी गर्दन लंबी थी कुदरती तौर पे जेनेटिकली। तो उसने खुराक भी ज्यादा खाई, ज्यादा तंदुरुस्त रहा, इन्वायरमेंट को भी चकमा दे गया, मौसम की खराबियों को भी चकमा दे दिया, और बच्चे भी पैदा कर दिए ज्यादा बाकियों के मुकाबले में। तो बाकी जो थे छोटी गर्दनों वाले ठिगने, वो अपने बच्चे बेशक पैदा कर पाए हों, लेकिन क्योंकि खुराक जो है वो उनकी रीच तक नहीं थी, तो उनके बच्चे आगे सरवाइव नहीं कर पाए। तो नेचर ने इस लंबी गर्दन वाले को सिलेक्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। ये यकदम नहीं हुआ कि एक नस्ल के बाद वो फौरी खत्म होगी साथ ही लंबी गर्दनों वाले आगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उस लंबी गर्दन वाले जिराफ के बच्चे आगे फलते फूलते गए और छोटी गर्दनों वाले आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। ओके सर। ठीक है, आपको, आई होप कि यस। आपको इस बात की समझ आएगी। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो यहाँ पे लिखा है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले सबसे पहले प्रोकैरियोट है, तो सर ये वही वाले हैं जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाले थे, कि वो इनसे जी पहले हैं? नहीं नहीं, जो प्रोकैरियोटिक सेल पहला अपीयर हुआ था वो 3.5 बिलियन साल पहले ही हुआ था, ये वही है, उन्हीं की बात हो रही है। ओके सर। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? सर आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, आपका कोई चैनल है? जी बेटा, मैं रिकॉर्ड करके हमेशा उसी पे शेयर करता हूँ और उसका लिंक भी शेयर करता हूँ, इसका भी शेयर हो जाएगा।
आप अपने ओके। कॉलेज के जो है वो क्लास ग्रुप में देखें उसे। ठीक है जी। चलें जी, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी ऑन थर्सडे हमारे न्यू टॉपिक पे, जो कि है चार्ल्स डार्विन के बारे में। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।